एक लड़का बार बार जब स्कूल जाता है तो अपने चाचा और ताऊ से कहता है और अपने पिता से कहता है कि स्कूल में मुझे कुछ दिखाई देता है। अब लड़का केवल 8 साल का था। 8 साल की उम्र में जब वो इन बातों को करता है तो घर वाले समझते हैं कि लड़का पढ़ने में आनाकानी कर रहा है और इसका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं, इस लड़के की माँ नहीं होती है। शायद इसी वजह से इस पूरे परिवार ने इस लड़के की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इससे आगे जो इस लड़के के साथ होता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर पहले आपने देखा होगा गांव में जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों के साथ एक सरकारी अस्पताल जुड़ा होता करता था। जो अस्पताल जहां पर गांव में जो पशु होते हैं उन्हें वहां पर डॉक्टर बैठा करता था सरकारी, और उन पशुओं की देखरेख या हारी बीमारी के बारे में जांच पड़ताल करता था। बहुत सारे स्कूलों में ये सारी व्यवस्थाएं थी। अब ये बहुत बड़ा सरकारी स्कूल होता है। इसमें अजय नाम का एक लड़का, जो मैं आपको बात बता रही हूँ 1997 की, 1997 में जो अजय होता है उसकी उम्र करीबन 8 साल होती है। 8 साल का जो अजय होता है, यहाँ पर पहले पढ़ने भी बच्चे 5 साल की उम्र में बैठा करते थे। 5 साल की उम्र में पहली क्लास में जाया करते थे। ऐसा नहीं था LKG UKG या फर्स्ट या सेकंड जो भी था, पहले फर्स्ट क्लास से ही यानी पहली क्लास से ही पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर ये गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है। और दोस्तों, अजय जो होता है अपने उसकी स्कूली पढ़ाई शुरू हो जाती है। अजय की माँ एक हादसे में इस दुनिया से चल बसती है, और हादसा भी ऐसा बताऊँ आपको, खेतों में पहले काम हुआ करता था और एक अब तो नाज निकालने वाली जो मशीन है वो बदल चुकी है। पहले ऐसी मशीन थी कि जो पूरे दिन में 1 किले का ही अनाज निकाल पाती थी। वहाँ पर इसकी जो माँ होती है, अजय की माँ, उस मशीन के अंदर किसी तरह से हादसे में लिपट जाती है और वो ऐन मौके पर ही इस दुनिया से चली जाती है। उस वक्त तक अजय ही अपनी माँ का एक लौता बेटा था। पिता टूट जाता है और यहाँ पर बहुत गम की लहर पूरे घर में दौड़ जाती है, क्योंकि इस बच्चे की माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। यहाँ पर अजय की माँ जब चली जाती है तो लापरवाही होती है और अजय को करीबन पहली क्लास में ही 8 ही साल में, यानी जब वो 8 साल का था उस वक्त उसे पहली क्लास में भेजा जाता है, जबकि 5 ही साल से ही भेजना चाहिए था। यहाँ पर चाचा ताऊ पूरी भूमिका निभाते हैं, दादी भी भूमिका निभाती है, लेकिन चाची ताई जो होती हैं वो थोड़ी सी इस बच्चे से दूरी बनाकर रखती हैं, इसे थोड़ा डांटती हैं और शायद बिना माँ के इसको भी इनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये हमेशा बिना माँ के उदास और मायूस रहा करता था। मेरी भी माँ होती तो शायद मेरे साथ ऐसा करती, मेरी भी माँ होती, क्योंकि जब इसके भाई इसके साथ से पढ़कर आते हैं तो इसके भाई जब अपनी माँओं को बताया करते थे तो हालांकि माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो उनके बैगों को संभालती थी, उन्हें खाना टाइम पर दिया करती थी और कहीं ना कहीं इस बच्चे को इसकी दादी खाना दिया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। पिता जो हमेशा खेतों में काम करने में लगा रहा करता था, उन्हीं खेतों में उनकी पत्नी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अजय बार बार अपने पिता से कहता है कि मुझे माँ दिखाई देती है, माँ मेरे पास आती है। लेकिन पिता सोचता है कि लड़के के दिमाग पर असर पड़ा है, माँ तो है नहीं, इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। दोस्तों, जब ये स्कूल जाता है तो स्कूल में भी इसकी माँ इसके पास बैठी रहा करती थी, ये इस अजय का कहना था। अब यहाँ पर इसकी माँ रात के वक्त अजय के पास आती है और अजय से कहती है कि बेटा, मैं तड़प रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी अजय इतना ज़्यादा डर जाया करता था कि उसकी माँ के शरीर से खून टपकता रहता था। जो उस समय परिस्थिति रही थी ना, जैसे वो उस मशीन के अंदर आई थी, तो आप समझ सकते हैं वो हादसा कैसा होगा। अजय उस वक्त खेतों पर भी नहीं था, लेकिन अजय पूरी बातों को अपने माता पिता से कहता है कि माँ के शरीर पर यहाँ चोट है, माँ बिल्कुल ऐसे, माँ की खाल लटक रही है, इस तरह की वो बातें करता है। तो पिता को ये बातें पहले तो बहुत बेकार लगती हैं। जब ये चाचा ताऊ से कहता है कि स्कूल में मुझे भूत दिखाई देता है या माँ दिखाई देती है, तो चाचा ताऊ कहते हैं अपने भाई से कि तुम्हारे बेटे के ना पढ़ने की मन में नहीं है, इसका स्कूल जाना बंद करो, ये पढ़ना नहीं चाहता है। अब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई नहीं जाएगा तो जबरदस्ती उसको पढ़ाया जाए। यहाँ पर अजय को स्कूल जाने से बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो दादी के पास रहता है। जब वो दादी के पास रहता है तो अजय रात के वक्त अपनी माँ से बात करता है।
माँ से कैसे बात कर सकता है जब माँ इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है कि माँ आपको दुख हो रहा है। अब दादी अजय की बातों को सुनती है, सामने वाले की बातें थोड़े ही सुनाई दे रही हैं। अब दादी अजय की जब बातें सुनती है तो अजय कहता है कि माँ अगर आपको तकलीफ है तो हमारे पास में एक डॉक्टर है, गांव में पहले डॉक्टर रहा करते थे, तो मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूँ। तो माँ कुछ कहती होगी, लेकिन दादी को ये बातें सुनाई नहीं देती हैं। दादी पूरी रात भर अपने पोते की बातों को सुनती है। अब दादी सुबह उठकर अपने बेटे से बात करती है, कहती है कि बेटा देखो, तुम तो जवान हो, इन बातों को नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी पत्नी, जिसका नाम धर्मवती है, वो दिखाई देती है और तुम्हारे बेटे से बात भी करती है, अपने शरीर के दुख के बारे में भी बताती है, क्योंकि अंदाजन मैंने उनकी बातों पर रात भर गौर की है और मैं एक दिन की बातें तुम्हें नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पर बीते 1 हफ्ते से इसकी बातों को सुन रही हूँ और दिन पर दिन जो अजय था वो कमज़ोर हो रहा था। बाहर के लोग अजय को देखकर कहा करते थे कि भाई तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो तुम्हें खाना पीना टाइम पर सही से नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर परेशानी दूसरी तरफ से हो रही थी। दूसरी तरफ आपको बताऊं, अब अजय के साथ पूरे दिन उसकी माँ रहा करती थी। यहाँ पर अजय छोटी सी उम्र में ही खेतों पर जाने लगा था, काम करने लगा था, खेतों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। क्या उम्र थी, महज 8-9 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था कि अब वो अपने पिता से कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दादी ने जब ये सारी बातें अपने बेटे को बताई तो बेटा अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, कहता है कि माँ मुझे भी 1 महीने से मेरी पत्नी परेशान कर रही है। रात के वक्त खेतों पर ही मेरे पास आती है, कहती है कि अजय के पापा तुम अजय का ध्यान नहीं रखते हो। मैं इसको अपना भ्रम या वहम समझ रहा था, लेकिन अगर मेरे बेटे को भी दिखाई दे रही है तो वो सच में ही है। क्या माँ उसको शांति नहीं मिली? क्या माँ वो वहाँ से गई नहीं है? क्या अब भी मेरी पत्नी धर्मवती यहीं पर घूमती है? माँ कहती है कि बेटा हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिस कदर अपनी माँ से बात कर रहा है और जिस कदर वो उसके साथ रह रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज दोनों माँ बेटों ने बात करी है। बेटा खेतों पर जाकर सोता है। पहले खेतों पर बनाया जाता था, झोपड़ी बनाई जाती थी, उसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। यहाँ पर अजय के जो पिता हैं जब खेतों पर जाकर सोते हैं तो रात के वक्त उनके पास धर्मवती आती है। धर्मवती की देह आज बिल्कुल सही थी, क्योंकि अजय के पिता को भी अपनी पत्नी उसी रूप में दिखा करती थी जिस रूप में उसके बेटे को दिखा करती थी। अब पिता को देखकर तो कह सकते हैं कि भाई इन्होंने उस समय देखा था वो किस तरह से मशीन के अंदर लिपट चुकी थी, शरीर बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन बेटे ने थोड़े ही देखा था कि माँ के हालात कैसे हैं। यहाँ पर वो रात को आती है और हंसती है। यहाँ पर उसने हरियाणवी कपड़े, यानी इस तरह की जो पुराने ज़माने के कपड़े हैं वो पहने हुए थे। तभी कहती है कि अजय के पापा आज तक आपका नाम तक नहीं लिया है मैंने। कैसे मुझसे इतने परेशान हो गए जो अब मेरे लिए इलाज तलाश रहे हो। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ और बेटे का ध्यान रख रही हूँ। आज अजय के जो पिता होते हैं वो बोल उठते हैं, कहते हैं कि कैसा ध्यान रख रही है। लड़का पीला पड़ रहा है, उसकी देह कमज़ोर हो रही है, क्योंकि तुम एक बिना शरीर की आत्मा हो। तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा जो प्रभाव है वो लड़के को, यानी लड़के के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अगर तुमने यही सब कुछ जारी रखा तो तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। तभी यहाँ पर धर्मवती है जो हंसने लगती है, कहती है क्या कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है? वो कहता है कि मुझे पता है तू नहीं चाहती, लेकिन देख तू आत्मा है, तुझसे डर तो मुझे भी लगता है। वो कहती है डर लगता तो तू मुझसे बात नहीं करता। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है। वो कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोह और प्रेम था, तुझे क्या पता मेरे दिल पर क्या बीती है। धर्मवती हंसते हुए कहती है क्यों नहीं पता, मैं वहाँ पर सब कुछ देख रही थी जब तुम चुपके चुपके मेरे लिए रो रहे थे। मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो, यही फरियाद करने आई हूँ। अगर वो मेरे साथ चलेगा तो तुम्हारे लिए कोई बेईमानी नहीं होगी, तुम अपनी दूसरी शादी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात एक पिता सुनता है तो कहता है कि कौन कहता है मैं दूसरी शादी करूँगा। तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे याद में ये जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे झोली मांग कर, फैला कर भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को मत छीनो।
ये तुम्हारा एकमात्र सहारा है जिसके ज़रिए मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ और इसके ज़रिए ही तुम्हारी यादें मेरी आंखों के सामने होती हैं। जब दोस्तों यहाँ पर इस महिला की आत्मा इन बातों को सुनती है तो ये कहती है, क्या तुम सच में ही मेरे बेटे से इतना प्रेम करते हो? वो कहता है कि वो बेटा मेरा भी है, मैं बहुत मोह और प्रेम करता हूँ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा बंदोबस्त करवाऊँ जिसकी वजह से तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। मेरी माँ ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ। मेरा तेरा और बेटे का मिलन संभव नहीं है क्योंकि हम दूसरी दुनिया के हैं और तुम दूसरी दुनिया की हो। प्रकृति के काम में ये विघन और बाधा होगी। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें उस व्यक्ति ने एक संत से पूछी थी और संत ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास ज़रूर आएगी तुमसे मिलने की, उसे ये शिक्षा देना। यहाँ पर पति जिस दिन से पत्नी मरी थी वो संतों की सेवा में लग गया था। उसने दूसरी शादी का विचार नहीं किया। जब पत्नी इन सारी बातों को सुनती है तो पत्नी कहती है कि मेरी समझ में आ चुका है, आज आखिरी बार अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हूँ। आज मत रोकना, कल से तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों यहाँ पर धर्मवती घर जाती है। आज उसने पूरी रात घूम कर ही निकाली है। घर जाकर वो अजय के पास बैठती है। दादी जगी हुई थी। अजय के पास बैठकर कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि माँ ठीक तो हूँ पर तेरी याद बहुत आती है। वो रोने लगता है। शायद कोई उसको चुप करा रहा था लेकिन दादी को समझ में नहीं आ रहा था। दादी आज फिर सुन रही है, मन ही मन बहू को गाली दे रही है। आज रात निकल जाने दे, कल तुझे फटकने भी नहीं दूंगी अपने पोते के पास। दोस्तों यहाँ पर अजय की माँ अजय से बात करती है, कहती है कि बेटा आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे बाबा से भी मिलकर आई हूँ और मैं सच में ही एकांतमा हूँ। ज़्यादा दिन तुम्हारे पास रहूँगी तो तुम्हारी देह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर वो पूरी रात अजय के साथ रहती है। दादी जगी हुई उनकी बातें सुनती है और आज हैरानी की बात थी, दादी बोल भी नहीं पाती है क्योंकि आज दादी को धर्मवती की बातें सुनाई दे रही थी। जब धर्मवती ऐसी बातें करती है तो आखिरी जब वक्त होता है 3:30 बजे का, जब पहर होता है यानी 3:30 बज रहे थे, तभी धर्मवती कहती है कि माँ जी आज आखिरी राम राम है, आप कोई हवन कराओ या कुछ भी कराओ, अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। माँ जी घबरा जाती है। घबरा कर माँ पसीनों में तरबदर हो जाती है। जाने की आहट तक दादी ने सुनी थी धर्मवती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एकांतमा अपने बेटे को छोड़कर जाती है, वहाँ से चली जाती है। उठकर सुबह जो धर्मवती की सास होती है ये सारी बातें अपने बेटे से साझा करती है। बेटा कहता है कि माँ मैंने संत से बात करी जो महाराज जी यहाँ पर मंदिर के अंदर रहते हैं, मंदिर पर रहते हैं गांव के पर। मैंने उनसे बातें करी, उन्होंने मुझसे जो कहा, धर्मवती ने मुझसे वादा किया है वो वापस कभी दोबारा नहीं आएगी। तो यहाँ पर सास भी कहती है, माँ भी कहती है कि हाँ मुझसे भी कहकर गई है, शायद ना आए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अजय बार बार हर कोने में अपनी माँ को तलाशता है। अपने पिता से कहता है कि पापा माँ अब नज़र नहीं आती है, बाबा मुझे माँ नज़र नहीं आती है, अब वो मेरे पास नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उनसे मेरा मन लगा रहता है। बाबा अपने बेटे को समझाता है कि बेटा वो अब हमारी नहीं रही है, वो इस दुनिया से जा चुकी है और जहाँ भी वो है ना वो बहुत खुश है। धीरे धीरे अजय इन बातों को भूल जाता है लेकिन वो बुजुर्ग महिला अंत समय तक इन बातों को नहीं भूलती है। अजय के पिता जिन्होंने हमें ये घटना हमसे साझा की, हमसे कहा कि मैंने भी अपनी पत्नी को मरने के बाद देखा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहकर भेजते हैं तो ये बातें सत्य होती हुई नजर आती हैं क्योंकि साइंस भी मानता है कि भूत प्रेत होते हैं, तो कोई कैसे नहीं मान सकता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अजय आज अपने जीवन में बहुत खुश है। अपनी माँ की तस्वीर को देखकर, जो बिना रंगों की तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट, उसे देखकर आंखें भर लाता है। अजय के आज 3 लड़के हैं और वो बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा है। उसका बेटा नहीं है यानी उस बेटी नहीं है, 3 लड़कों के साथ अपना जीवन जी रहा है। ये वो घटना थी जो आत्मा की रहस्य को या आत्मा की गहराई को आप लोगों के सामने रखती है।
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कि आपका अपना अगर इस दुनिया से चला गया है तो वो कितनी बार आपके पास आया है। भले ही वो सपने में आए, लेकिन वो आपके पास ज़रूर आता है। ज़रूर किसी न किसी को वो दर्शा कर जाता है कि हाँ मैं हूँ, मैं भी यहाँ पर मायने रखता हूँ। ये घटना जैसी भी लगी हो अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी। आज नाम नहीं ले पाई हूँ एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। हमारे यहाँ पर एक और बात बता देना चाहती हूँ। हमारे भाई हैं जिन्होंने कहा कि बहन मैं आपकी वीडियो को देखकर मैंने मांसाहार, शराब का सेवन सब कुछ छोड़ दिया है। पहले मैं शराब पीकर अपनी पत्नी को या घर में कलेश किया करता था। मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका पूरा नाम, उनके बारे में मैंने कमेंट बॉक्स यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन मैं बहुत धन्य हो गई कि मेरे कुछ लफ्ज़ों से किसी के ऊपर असर पड़ा तो शायद इसका पुण्य हमारे हिस्से भी आएगा, आप सबके हिस्से भी आएगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन बातों को, इन घटनाओं को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भरे, लोग समझदार बने और अपने आप को समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।